हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको इकोनॉमिक्स क्लास में मैं कृष्ण माधव हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास ले रहे हैं बैंकिंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बैंकिंग में वो भी हम कमर्शियल बैंक। आप सभी जानते हैं कि बैंक आधुनिक युग का बहुत ही लाभकारी संस्था माना जाता है और हम सब के लिए ये एक लाइव इकोनॉमिक सिस्टम का एक लाइव सेल के रूप में काम करता है। बैंक है क्या? आप जानते हैं कि हम सब कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता है और काम करने से जो अर्निंग होता है और अर्निंग होता है उसको कंज्यूम करने के बाद जो कुछ बच जाता है, जो या तो जो सरप्लस अमाउंट होता है उसको हम कहीं सेव करना चाहते हैं। कहां सेव करना चाहते हैं? तो हम बैंक में सेव कर देते हैं और बैंक में सेव करके वहां से हम कुछ इंटरेस्ट भी अर्जित कर लेते हैं और साथ साथ हमारा वो सुरक्षित भी रहता है। बैंक उन सेविंग अमाउंट से, जो उन बैंक के पास जो सेविंग अमाउंट है उसी पैसे को वो प्रोड्यूसर को दे देता है और प्रोड्यूसर उन पैसे से वस्तु और सेवाओं को निर्माण करता है जो हमारे जीवन में यूटिलाइज किया जाता है। तो इस तरह से बैंक जो है ये एक ऐसा मीडिएटर है जो कंज्यूमर के लिए भी बहुत लाभदायी है और प्रोड्यूसर के लिए बड़ी लाभदायी है। यानी बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों का पैसा जमा करके वह उन व्यक्तियों को पैसा दे देता है जो नीडी लोग होते हैं, जिनके पास सरप्लस अमाउंट होता है। वह सरप्लस अमाउंट उसमें डाल दिया और जो नीडी लोग है उसको वो दे दिया। तो इस प्रकार से बैंक जो है यह बहुत ही हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग बन गया है। आज उसी बैंकिंग से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक होता क्या है, बैंक कितने तरह के होते हैं, बैंक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इन तमाम चीजों पर हम लोग छोटी सी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बैंक के बारे में हमने कहा कि as you know, people keep their surplus money in banks. Out of this money, and banks gives loan to the needy person. है ना? वह लोगों से पैसा जमा करता है और जो नीडी लोग है उसे वो पैसा दे देता है। बैंक हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बेस है, क्योंकि इसी पर, बैंक पर ही हमारा अर्थव्यवस्था आश्रित है। हमारे जो जितने भी कैपिटल है उस कैपिटल का 70% फ्लो वो बैंक के माध्यम से ही होता है और उसी के माध्यम से होने के कारण से आज इकोनॉमिक सिस्टम जो है वह बेहतर टर्न की ओर जा रहा है। दूसरी बात ये हम देखें अब कि बैंक की थोड़ी सी हम हिस्टोरिकल पार्ट की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले बैंक हमारा कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हम उस पर आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में वह 1770 में 1770 में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना गया था। हालांकि यह बैंक 1829 और 32 के लगभग ये समाप्त हो गया था। इसके बाद हमारा दूसरा बैंक 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1842 में बैंक ऑफ मद्रास और यह तीनों बैंक मिल करके 1921 में तीनों को मिला करके एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। और यही इंपीरियल बैंक 1956 में जाकर 55 में जाकर 1955 में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया और इसे गवर्नमेंट के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया। गवर्नमेंट के द्वारा इसे गवर्नमेंट के अंतर्गत कर लिया गया, गवर्नमेंट के अधीन कर लिया गया, है ना। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बैंक के नाम से जाना गया 1955 में। और इस तरह से अगर हम देखें
तो 1865 में इलाहाबाद बैंक भी हुआ था। जैसे आपने देखा कि 1842 में बैंक ऑफ मद्रास, 1865 में इलाहाबाद बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यह सबसे ओल्डेस्ट बैंक माना जाता है। आज भी इलाहाबाद बैंक है ना। यह सबसे ओल्डेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है इंडिया में। 1894 में 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक हुए जो प्राइवेट लेवल पर थे, निजी स्वामित्व के बैंक थे। और निजी स्वामित्व के बैंक होने के कारण से लोग अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करते थे। साथ साथ पब्लिक को लगता था कि शोषण हो रहा है कहीं न कहीं, है ना। तो पब्लिक के शोषण होने के कारण से गवर्नमेंट ने सोचा इसको हम अपने अंतर्निहित कर लें। तो सरकार ने लगभग 14 बैंकों, लगभग नहीं 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को लगभग 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया गया और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक और नेशनलाइज कर लिया। नेशनलाइज का मतलब हुआ सरकार अपने अधीन कर लिया उसको, यानी 20 बैंक सरकार के अधीन हो गया। इसके बाद जब 20 बैंक हो गया, फिर बाद में चलकर के 1993 में एक बैंक जो मर्ज हो गया, तो लगभग 19 बैंक ही बचा और अभी मात्र 12 बैंक ही नेशनलाइज बैंक हमारे पास है। यानी बहुत सारे बैंक्स को एक दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया गया है। तो करंट में 2020 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नेशनलाइज बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक, जो पब्लिक कॉमर्शियल बैंक जो है वह 12 कॉमर्शियल बैंक है। अब आते हैं हम कॉमर्शियल बैंक की तरफ। कॉमर्शियल बैंक की तरफ बात करते हैं विशेष रूप से। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक को 2 पार्ट में बांटा गया। एक बैंक को कहते हैं सेंट्रल बैंक और दूसरे बैंक को कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो किसी भी कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है ना। बाकी जितने भी बैंक्स होते हैं उस सबको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। भले ही वो कॉमर्शियल बैंक सरकार की हो, भले ही वो कॉमर्शियल बैंक प्राइवेट हो, भले ही वो कॉमर्शियल बैंक फॉरेन बैंक हो, लेकिन ये सब के सब को हम क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। अभी हम वाणिज्यिक बैंक को हम डिफाइन करते हैं एक बार, और वाणिज्यिक बैंक को डिफाइन करने के बाद फिर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे चलते हैं। वाणिज्यिक बैंक अर्थात कॉमर्शियल बैंक क्या है? ए कॉमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट the deposit from public and gives loan for purpose of consumption and investment। अर्थात सरकारी में हम इसको देखें कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक उस वित्तीय संस्थान को कहते हैं जो लोगों से पैसा को जमा करता है, जमा को स्वीकार करता है एवं उपभोग और निवेश के लिए पैसा लोगों को देता है ना। ये बैंक का काम है, कॉमर्शियल बैंक का, राइट ना। इसमें आप एक जगह ये देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मनी को एक्सेप्ट करता है, जो लोन देता है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं बैंकिंग और दूसरे को बोलते हैं नॉन बैंकिंग। बैंकिंग उसे कहा गया है जिसमें 2 तरीके का गुण पाया जाता हो। पहला, जो चेक के जरिए किसी मनी को एक्सेप्ट करता हो, नंबर 1, जिसमें चेक फैसिलिटीज है जिसके अंतर्गत जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। दूसरा चीज है लैंडिंग फैसिलिटीज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बैंकिंग बोलते हैं। जिस प्रकार से SBI है, ओरिएंटल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है ना, एटसेट्रा जो भी बैंक्स है, ये सारे बैंक्स में 2 तरह की प्रोसेस है ना। लेकिन नॉन बैंकिंग में क्या होता है? वो चेक फैसिलिटीज वाली सुविधाएं नहीं हो पाती है। अर्थात जैसे हमारे अकाउंट में अगर मुझे कोई दूसरा व्यक्ति ने हमें चेक काट करके अगर हमें पैसा जमा करने के लिए दिया है, तो वह चेक अगर हमारे अकाउंट में जमा कर देगा, तो हमारे नाम से डाल देगा, तो ये बैंकिंग फैसिलिटीज में तो अवेलेबल है, लेकिन नॉन बैंकिंग में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है ना। तो नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज में नहीं है। खास तौर से जैसे LIC में जाइए, UTI में जाइए, इस तरीके के फैसिलिटीज नहीं है। हालांकि वहां पर लैंडिंग फैसिलिटीज है, उधार देने की सुविधा है, लेकिन वहां पर चेकेबल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम यहाँ पर नहीं है। दूसरा क्या है? पोस्ट ऑफिस में चेक के जरिए ये पैसा एक्सेप्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लैंडिंग नहीं किया जाता है, उधार नहीं दिया जाता
पैसे उधार के रूप में पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं दिया जाता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस को भी नॉन बैंकिंग में रखा है, LIC को भी नॉन बैंकिंग में रखा गया है, UTI को भी नॉन बैंकिंग में रखा गया है। इस तरह से हमने देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दो पार्ट। अब हम बात कर रहे थे कि क्या कहा था कि कॉमर्शियल बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड गिव्स लोन फ्रॉम पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। हम बात कर रहे थे कॉमर्शियल बैंक की, तो कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या हुआ? वह वाणिज्यिक बैंक जो बैंक पैसा एक्सेप्ट करता है और नीडी व्यक्ति को लोन के रूप में एडवांस देता है। ये दो काम। कॉमर्शियल बैंक के बारे में मैंने कहा कि इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और कॉमर्शियल बैंक कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी कॉमर्शियल बैंक हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का भी कॉमर्शियल बैंक हो सकता है, फॉरेन बैंक का भी कॉमर्शियल बैंक हो सकता है। पब्लिक सेक्टर के अंदर अभी हमारे पास 12 कॉमर्शियल बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे ICI, एक्सिस बैंक की प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। फॉरेन सेक्टर में अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, इस तरह बहुत सारे बैंक्स हैं। तो इस तरह से ये कॉमर्शियल बैंक्स के ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, 3 तरह का। इस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हम क्या पैसा हम जमा करते हैं, वो पैसे भी हम यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट के अंदर हम रखते हैं। दूसरी चीज अब हम ये देखें कि कॉमर्शियल बैंक का क्या काम है। कॉमर्शियल बैंक का जो मेन काम है उस पर हम लोग आजकल डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा काम होता है एक्सेप्ट डिपॉजिट, है ना। कॉमर्शियल बैंक पैसा लोगों से जमा करता है, अर्थात लोगों के द्वारा जो दिया हुआ अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट है, उसको एक्सेप्ट करता है। वो एक्सेप्ट कैसे करता है? इसके लिए वो अकाउंट खुलवाता है। अकाउंट कई तरह के होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, रेकरिंग अकाउंट होता है। ये अकाउंट खुलवा करके लोगों का पैसा अपनी ओर जमा करते हैं। सेविंग अकाउंट में वो अकाउंट होता है जो छोटे सेवर्स लोग हैं, वो इसमें पैसा अपना जमा करते हैं, और इस जमा किए हुए पैसे पर एक इंटरेस्ट, एक लमसम एक इंटरेस्ट दे दिया जाता है। जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं उसको इंटरेस्ट दिया जाता रहता है, जितना भी जरूरत हो। मतलब जितना एक फिक्स कर देती है बैंक, तो बैंक के फिक्सेशन के आधार पर उसे एक इंटरेस्ट पे किया जाता है सेविंग अकाउंट के जरिए। दूसरा होता है करंट अकाउंट के जरिए जो पैसा जमा किया जाता है। ये जो पैसा होता है ज्यादातर बिजनेसमैन या बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट सेक्टर का उससे वो पैसे इसमें जमा करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब कभी भी जिस समय में पैसा की जरूरत है उस समय वो पैसा निकाल सकता है, और जब चाहो तो उसमें पैसा जमा कर दो। और इसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट डिपॉजिटर को नहीं दिया जाता है। तीसरे प्रकार का होता है FD, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट के जरिए भी लोग पैसा जमा करते हैं, जैसे 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स के लिए पैसा इकट्ठा एक बार जमा कर दिया, और उस पर एक बेहतर इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिटर को। जो सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है, और मैच्योरिटी पीरियड के बाद कोई डिपॉजिटर चाहे तो पैसा को निकाल सकता है। और इसी तरह रेकरिंग अकाउंट में क्या है कि जैसे एक ड्यूरेशन दे दिया जाता है, ड्यूरेशन तक वह पैसा उसमें जमा कर सकता है, और उसमें भी FD की तरह उसमें इंटरेस्ट मिलता है, और एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो इस तरह से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, जो भी लोगों के द्वारा डिपॉजिटेड अमाउंट उसको एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरा एडवांसिंग लोन को उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें जो जरूरतमंद है। खास तौर से ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज्यादा लोन दिया जाता है। इसमें बहुत तरीके का लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, पर्सनल लोन है, कई तरीके के लोन के कैटेगरीज बांटे गए हैं, है ना। उस लोन के रूप में एडवांस दिया जाता है नीडी पर्सन को, और जिससे लोन दिया जाता है उस व्यक्ति से एक इंटरेस्ट लिया जाता है। वह बैंक क्या करती है, जिसे लोन दिया उस लोन के अगेंस्ट में वह इंटरेस्ट लेती है बैंक, और वही उसी इंटरेस्ट से वह अपना पूरा खर्चा चलाती है। जितना भी बैंकिंग वर्किंग होता है, बैंक से जितने भी स्टाफ पर एक्सपेंडिचर होता है, अदर एक्सपेंडिचर होता है, वह लोन के जरिए, लोन ही उसका इनकम का स्रोत होता है। लोन से जो इनकम बनता है इंटरेस्ट के रूप में, वही इनकम का स्रोत बनता है, और उसी से सारे एक्सपेंडिचर को पूरा करती है। तीसरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज कहती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का मतलब कि वह बैंक उन लोगों को लोन अधिक देती है, जितना
व्यक्ति का पैसा जमा है बैंक में उससे अधिक लोन देना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज कहलाता है। यह ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तब दिया जाता है जब डिपॉजिटर्स का क्रेडिट बैंक में बहुत अच्छा हो, उसका ट्रांजैक्शन हमेशा बहुत ही बेहतर रहा हो, उन लोगों को दिया जाता है। और जितना पैसा जमा है उससे अधिक लोन जो दे दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। चौथी बात है डिस्काउंटिंग द बिल्स एक्सचेंज। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग जो होता है, डिस्काउंटिंग के रूप में भी ये अमाउंट इनके पास मिलता है कॉमर्शियल बैंक के पास। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी सेलर से कोई सामान खरीद लेता है तो सेलर से सामान खरीदने के बाद अब उसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए अगर एट द मोमेंट पैसे नहीं है तो उस कंडीशन में एक बिल बना करके दे दिया जाता है और उस बिल को लेकर के वो बैंक में वो व्यक्ति जाता है और वहां से वो पैसा विड्रॉ कर लेता है गिवन पीरियड के बाद, है ना। तो जितना वो अमाउंट वो डिडक्ट होता है ना, उसका एक कमीशन होता है, वो कमीशन बैंक काट लेती है और उसे इसलिए इसको कहते हैं डिस्काउंट ऑफ बिल्स जिसको बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा काम होता है एजेंसी। एजेंसी का काम यह होता है जिस प्रकार से अगर फंड को ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, फंड की ट्रांसफरिंग के रूप में इसका यूज किया जाता है। कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स, जैसे किसी का रेंट का कलेक्शन करना है या किसी का अदर अमाउंट का कलेक्शन करना है, किसी का इंटरेस्ट का कलेक्शन करना है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, है ना, उसको ये बैंक करता है। परचेज ऑफ सेल्स एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ऑन बिहाफ ऑफ द डिपॉजिटर्स, है ना, ये पब्लिक ये सिक्योरिटीज को क्या करता है, सेल और परचेज का काम करता है, शेयर को सेल और परचेज का काम करता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, लेटर ऑफ रेफरेंस उन्हें दिया जाता है जिनसे कोई सामान खरीदना है और सामान खरीदने के लिए वह बैंक से उस व्यक्ति से लेटर रेफरेंस मांगा जाता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर कॉमर्शियल बैंक एक उस व्यक्ति का बिजनेस स्टेटस के बारे में एक लेटर बनाकर उस व्यक्ति को देता है जिनको रिक्वायरमेंट है, जो ये मांगता है ना। तो ये लेटर ऑफ रेफरेंस के रूप में भी ये काम करता है। दूसरा जनरल यूटिलिटीज भी है, बैंक का जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी है। जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या है, लॉकर फैसिलिटीज है। लॉकर फैसिलिटीज में कोई भी ऐसे बेशकीमती चीजें हैं, है ना, बहुत ही कॉस्टली आइटम्स है, जैसे ऑर्नामेंट्स है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो आप किसी बैंक में लेकर के उसको जमा कर सकते हैं और उसकी चाबी अपने पास भी रख सकते हैं, चाबी उनके पास रहता है ना। तो लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ट्रैवलिंग चेक करता है, एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जा रहे हैं तो आपको इन केस अगर आपके पास अदर फैसिलिटीज नहीं है तो ट्रैवलिंग चेक दे दिया जाता है और ट्रैवलिंग चेक के जरिए आपको जहां कहीं भी पैसे की जरूरत है वहां से वो पैसा आप उस बैंक से विड्रॉ कर लीजिए, वहां उतना माइनस कर देगा, उतना पैसा ले लीजिए। फिर आगे अब जाते हैं, फिर आगे जब जाएंगे तो जिस बैंक जहां बैंक नजदीक है, पैसे अगर खत्म हो गया तो जो बैंक नजदीक है वहां से पैसा निकाल लीजिए संबंधित बैंक से और फिर उसमें माइनस करते चला जाए। हालांकि आजकल तो ई बैंकिंग हो गया है, तो कहने का मतलब यह है कि टैबलेट चेक की आजकल उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह गया, फिर भी टैबलेट चेक अगर जारी किया जाता है, टैबलेट चेक आज भी लोग जारी करवाते हैं और टैबलेट चेक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग होते हैं। यह काम भी वही करता है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कलेक्शन करता है कि कितना ट्रेडिंग हुआ, कितना कलेक्शन हुआ, कितना इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन है, कितना मनी एक्सेप्ट हुआ, कितना लोन के रूप में दिया गया। इस सभी तरीके का जो स्टैटिस्टिक्स है वो स्टैटिस्टिक्स भी बैंक जो है वो करता रहता है। तो इस तरीके से हमने बैंक का ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस हमने देखा। बैंक का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो क्रेडिट क्रिएशन है कॉमर्शियल बैंक का। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि उधार देकर के मुद्रा का निर्माण करना, उधार देकर के मुद्रा का निर्माण करना, ये क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। अर्थात क्रेडिट को बढ़ा करके उसे मनी और सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना, इसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो यह क्रेडिट क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का। इसको हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही हम ये जाने कि कॉमर्शियल बैंक क्या है,
commercial bank is the financial institution which accepts the deposit from public and gives loan for purpose of consumption investment. And the function of the commercial bank accept the deposit, advancing loan, overdraft facilities, discounting the bills, credit creation and transfer of funds, and the utility functions. These are some functions which are these are the function of the commercial banks. तो आज मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ. नेक्स्ट क्लास जो हमारा चलेगा वह क्लास होगा क्रेडिट क्रिएशन का. तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर अपनी वाणी पर विराम देता हूँ. थैंक यू वेरी